गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और लेसन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा परमाणु अणु। परमाणु और अणु के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कि अपने प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी का सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर वो बना होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें और पता चला, जैसे जैसे खोजें हुई, कि जो परमाणु है इसके केंद्र में भी नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कि ये परमाणु है, इसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? पाए जाते हैं। तो फिर इससे भी सूक्ष्मतम कण क्या हो गए? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हो गए, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और अणु परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो देखो, इसी के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात दृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। कि जो प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक थे वो द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ को कहते हैं। मैंने आपको पिछली बार पाठ में भी बताया था कि एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव क्या है? पदार्थ की अवस्था है। द्रव्य क्या है? पदार्थ है। द्रव्य क्या है? एक पदार्थ है। द्रव उसकी एक अवस्था है। प्राचीन भारतीय जो ग्रीक दार्शनिक है वो पदार्थ के अज्ञात अदृश्य रूपों से सदैव क्या रहे? चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। कि इसके बारे में बहुत पहले विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी किसको? पदार्थ को विभाजित करते जाएं, आगे से आगे आप कोई भी टुकड़ा ले लो, जैसे आप चौक कांच किसी भी चीज़ का टुकड़ा ले लो, दो भागों में बांटा, फिर एक भाग को उसको आगे छोटे दो भागों में, फिर उस भाग को आगे छोटे से छोटे आगे से आगे टुकड़े करते जाएं, तो अंत में एक सीमा आ जाएगी जब अपने को जो कण प्राप्त होगा उसको अपने और आगे विभाजित नहीं कर सकते। कि इतनी सीमा आ जाएगी तो वह जो सूक्ष्मतम कण है जिसको अपने और आगे विभाजित नहीं कर सकते, वह सूक्ष्मतम कण जो क्या है? अविभाज्य है। कि उसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा? परमाणु कहा, जिस कण को आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो एक अन्य दार्शनिक आए, पकुदा कात्याम। इसने इस मत का विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये जो कण है वो सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उन्होंने फिर इसी मत का प्रतिपादन किया और समझा दिया कि ये जो कण है ये क्या है? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कि सिंगल रूप में नहीं पाए जाते, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, और जो हमें फिर द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। कि ठोस में भी परमाणु है, द्रव में भी परमाणु है, गैस में भी परमाणु है। तो ये क्या है? पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप हैं। कि कोई ठोस अवस्था में, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में, तो कोई पदार्थ गैस अवस्था में रहता है। तो ये पदार्थ के क्या है? भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय दार्शनिक डेमोक्रेटिस, ग्रीक जो दार्शनिक हुए डेमोक्रेटिस और लियोसिप्स, इन्होंने सुझाव दिया कि जब हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने भी फिर वही बात की जो महर्षि कणाद ने कहा था कि आप एक कण को ले लो, आगे से आगे तोड़ते जाओ तो लास्ट में अपने पास एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब अपने उस कण को आगे और नहीं तोड़ सकते, आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो यही कह रहे हैं ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस और लियोसिप्स। इन्होंने भी सुझाव ये दिया कि आप पदार्थ को विभाजित करते जाएं और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब प्राप्त कण को अपने पुनः विभाजित नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। उन्होंने भी क्या कहा? इन अविभाज्य कणों को क्या कहा? परमाणु कहा। इन कणों को भी क्या कहा? परमाणु कहा। ये जो सभी दार्शनिक हुए विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई भी प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। इन्होंने विचार दे दिए, लेकिन
इनको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करने के लिए 18वीं सदी तक कोई भी प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए, इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों स्यों करते हैं। जब तत्व परस्पर स्यों करते हैं तो तब क्या होता है। फिर उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि जो तत्व है कैसे करते हैं और क्यों, कि ये स्यों करते हैं तो कैसे करते हैं और करते क्यों हैं, इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है स्यों करने की, तो ये क्या होता है। तो वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने क्या किया, रासायनिक संयोजन के बारे में 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जो रसायन विज्ञान को उन्होंने महत्वपूर्ण जो आधार प्रदान किया। तो देखो पहला नियम क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम को प्रतिपादित किया। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बहुत सारे कार्य किए और लास्ट में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने रासायनिक संयोजन के ये 2 नियम दिए। तो ये 2 नियम क्या है, पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हो कि आपने H ले लिया प्लस O2 O ले लिया और इनके से मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, O सिंगल नहीं रहता, O2 के रूप में रहता है। तो O यहाँ पे 2 है, इस साइड O क्या है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए अपने को यहाँ पे 2 से गुना किया। ऑक्सीजन तो बराबर होगी दोनों साइड, लेकिन हाइड्रोजन देखो, इस साइड हाइड्रोजन क्या है, 2 है, 4 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है। तो इसको 2H2 लिख सकते हैं या फिर 4H, किसी प्रकार इसको अपने लिख सकते हैं। तो ये अब बराबर हुई, पहले तो ये संतुलन हुई। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अपने द्रव्यमान को ना तो उत्पादित कर सकते हैं, ना ही अपने द्रव्यमान को नष्ट कर सकते। ये नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है भी हाँ 2-4 किलोग्राम का फर्क पड़ गया तो अपने उसको दे देंगे और समीकरण को बराबर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अणुओं और परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए अपने को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग अपने द्रव्यमान को ना तो द्रव्यमान नष्ट होता, ना ही अपने द्रव्यमान को स्थापित कर सकते। तो जितने अणु भाग लेते हैं उतने ही अणु प्राप्त होते हैं। तो जितना द्रव्यमान उनका इस साइड होता है, अभिकारकों का होता है, उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पादों का प्राप्त होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पादों के रूप में प्राप्त होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं, जितना अपने भाग लेते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है, ना तो इसको नष्ट किया जाता, ना ही इसको उत्पादित किया जाता। ये नहीं एक्स्ट्रा बच गया उसको बाहर निकाल देंगे, नहीं, बराबर रहता है द्रव्यमान। अब देखो ये आपके पास जैसे हाइड्रोजन के 2 कण हो गए, 4 कण हो गए। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 4 का कितना हुआ, 1 गुना 4, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 का कितना होता है 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 36। इस साइड का कितना हो गया अपने पास 36 हो गया। ये होगी ये वाली साइड, इस साइड का अपने पास हो गया 36। इस साइड की बात करें, वही ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए, 2 दूनी, 1 हाइड्रोजन का 1 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितनी है, 2 को ऑक्सीजन से गुना करोगे तो O2, तो 2 हो गए। 1 का 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। इस साइड का भी कितना है 36 और इस साइड का भी कितना है 36। तो जितने मतलब उत्पाद भाग लेते हैं उतने ही क्या होते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। हम अपने द्रव्यमान को ना तो नष्ट करते ना ही उत्पादित करते। यही क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो देखो आगे दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हो किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। जितना उसमें द्रव्यमान भाग लेगा अभिक्रिया के बाद हमें उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा, कि उतना ही रहता है दोनों साइड, उसमें ना तो भाग लेते ना ही वो नष्ट हो सकता। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला था
लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने फिर इस बात पर भी प्रकाश डाला। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि अपने को जल बनाते हैं, जल का जो सूत्र है और जल बनाने का जो तरीका है अपने यहाँ पर अपने शहर में जो है वही का होगा, दिल्ली भी वही होगा, ऑस्ट्रेलिया भी जल को H2O कहेंगे, दूसरे सिटी में चले जाओ वहाँ पे भी क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। और इसको बनाने के लिए जितने अपने को कण की आवश्यकता होती है कि H सिंगल रूप में रह सकता है, O हमेशा ऑक्सीजन के रूप में O2 के रूप में मिलता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसको बराबर करने के लिए अपने इसको या तो 4 से गुणा करो या 2H2 से, तो ये अपना बराबर होगा। मतलब इसको बनाने का तरीका यहाँ पे ये है। तो दूसरे राज्यों में कहीं भी चले जाओ यही रहेगा कि अपने को जल के 2 अणु तब प्राप्त होंगे जब अपने 4 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का परमाणु लेंगे, तब जाके अपने को जल के ये अणु प्राप्त होंगे, 2 अणु प्राप्त होंगे। तो जल बनाने का जो तरीका, जो समीकरण यहाँ है वही क्या रहेगी, कहीं भी चले जाओ वही रहेगी, वह चेंज नहीं होती। यही है स्थिर अनुपात का नियम। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक हो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो और किसी ने भी इसे बनाया हो। यही कहने का मेरा मतलब था कि चाहे कोई इस पर क्रिया कर रहा है, आप कर रहे हो, आपके सर कर रहे हैं, चाहे कोई और कर रहा है, चाहे किसी भी स्थान पर कर रहे हो, चाहे अपने घर में, चाहे स्कूल में, कहीं भी, तो इसका जो बनाने का अनुपात है तत्वों का वो क्या रहेगा, वही रहेगा, स्थिर रहेगा। यौगिक जल के में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। क्योंकि देखो H2O हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 का 2 गुना 1 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2:16, 2 एकम 2 और अनुपात 2 एकम 2 और अनुपात 2 को इसके काटोगे तो 1:8 तो हो गया ना, 1:8 कि इनका जो अनुपात है वो क्या रहता है, सदैव 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, लेकिन जल का मात्रक है, जो जल का अणुसूत्र है वो यही रहेगा और उनका जो अनुपात है द्रव्यमानों का वो क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी अपने को। इसी प्रकार अमोनिया का लेंगे तो उनका क्या रहेगा, 14:3 रहेगा कि NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और हाइड्रोजन के 1 अणु का कितना होता है 1, 3 अणुओं का कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 14:3 हो गया। ये इसी अनुपात में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो, चाहे किसी भी स्रोत से ली गई हो, तो ये हमेशा सेम रहता है। उपरोक्त उदाहरणों से क्या हुआ कि जो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या हुई, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। प्राउस ने क्या कहा कि किसी भी यौगिक में जो तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं। उनका जो अनुपात है वो एक निश्चित होता है, द्रव्यमानों का अनुपात भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये कहा था प्राउस ने। इसके बाद देखो जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं कि जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था, 1766 ईस्वी में हुआ था। ये इंग्लैंड के परिवार, एक गरीब परिवार से थे, जुलाहा परिवार जैसे इनसे थे। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ और इनका जो बिलोंग था वो किस से था, एक गरीब जुलाहा परिवार से था। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू कर दी थी। 12 साल के थे तब से इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 7 साल बाद ये क्या हो गए, एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। 1793 में फिर ये कॉलेज में चले गए, पहले स्कूल में 7 साल तक, 7 साल के बाद वो प्रिंसिपल बन गए और 1793 में फिर वो कॉलेज चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने अधिकांश जो का समय था,
अधिकांश अपना जो समय था वो शिक्षण में और शोध कार्यों में ही व्यतीत किया और 1808 में उन्होंने फिर परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था। कहाँ पर रहते हुए दिया था? उन्होंने 1793 में जब वो कॉलेज चले गए थे वहीं पर रहते हुए ही उन्होंने अधिकांश समय इसी शोध कार्य में व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और यही परमाणु सिद्धांत द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था और उनका जन्म बिलोंग इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार से था। ये था जॉन डाल्टन के बारे में। और इसके जो आगे का जो अपना है लेसन वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।